अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पहले दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम अपना पहला चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने थ्योरी का पोर्शन, साइड इंफॉर्मेशंस, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.1 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 12.1 क्या है? Compare magnitudes of electrical and gravitational forces exerted on an object of mass 10 gram, charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first। और यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ पे पूछा यह गया है कि आपने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है, दैट मीन्स उनकी रेशो बतानी है, जो कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 ग्राम है और चार्ज 20 माइक्रोकूलम है, वो अपने ही जैसे किसी और मास के ऊपर एक्सर्ट करता है। दूसरा मास पहले मास से 10 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर प्लेस्ड है। सो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की। हमने सबसे पहले लिखना है मैसेज of both objects और इनकी वैल्यू क्या है, m1 m2 को इक्वल बता के m के इक्वल प्लेस कर दें और इसकी वैल्यू है 10 ग्राम। दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसको सॉल्व करना है। चूंकि जो SI यूनिट है मैस का वो किलोग्राम है, तो आप इसे किलोग्राम में तब्दील कीजिए। और हम ये बात जानते हैं कि 1 किलो का मतलब क्या होता है, उसका मतलब 10 की पावर 3 होता है। तो चूंकि यहाँ पे 10 की पावर 0 ग्राम लिखा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम लिख दीजिए। फिर आप इसको 10.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 0 ग्राम लिख दीजिए। 10 की पावर 0 भी 1 ही होता है। आपको चूंकि यहाँ पे क्या चाहिए, +3 चाहिए, सो इस वजह से आप 0 की जगह पे क्या लिख दें, आप लिख दें -3 + 3 ग्राम। सो अभी भी -3 और +3 ऐड होके 0 ही देते हैं। फर्दर आप 10 की पावर सेपरेट कर लें, ये बन जाएगा 10.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -3 इंटू 10 टू द रेज़ पावर +3 ग्राम। इन दोनों को मिला के किलोग्राम लिख दीजिए। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -3 किलोग्राम। अगर आप सिंपल नोटेशन में लिखना चाहें तो आपने डेसिमल को 3 प्लेसेस पीछे मूव करना है। तो ये कुछ इस किस्म की वैल्यू बन जाएगी, जिसमें डेसिमल इस पॉइंट से 3 प्लेसेस पीछे मूव कर दिया गया है। नेक्स्ट डेटा चार्ज के बारे में है। सो हम यहां पे लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ चार्जेस carried by the masses equal to Q1 is equal to Q2। तो मिला के आप इसे Q ही लिख दें फिर, अगर सेम ही है। इसकी वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है, क्योंकि माइक्रो एक प्रीफिक्स है और माइक्रो की जगह पे 10 की पावर -6 लिखा जाता है। तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये बन जाएगा 20.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -6 कूलम। नेक्स्ट जो डेटा है वो इनके दरमियान में स्पेसिंग का है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेसिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ये होगी R इज इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर। हम ये बात जानते हैं कि जो 1 सेंटी है वो प्रीफिक्स में 10 की पावर -2 के बराबर होता है। इसलिए जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 10.0
इंटू 10⁻⁻2 मीटर बनेगा। और अगर आप इसको सिंपल नोटेशन में लिखना चाहें तो 2 पॉइंट डेसिमल मूवमेंट के बाद यहां से इधर डेसिमल आ जाएगा और वैल्यू होगी 0.100 मीटर। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दैट मीन्स आपसे पूछा गया है FE रेशो FG, और हमने कैसे सॉल्व करना है? हम लिखते हैं we know that FE is equal to K Q1 Q2 over R square, equation number 1, and FG is equal to G M1 M2 over R square, equation number 2. Divide equation 1 by equation 2. रिलेशन बन जाएगा FE over FG that is equal to K Q1 Q2 over R square divided by G M1 M2 over R square. फर्दर आप इसको लिख सकते हो K Q1 Q2 over R square divided by G M1 M2 over R square. जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तब्दील होती है तो इस तरह से लिखा जाता है FE over FG is equal to K Q1 Q2 over R square। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से तब्दील हुई, अगली टर्म का इनवर्स हो जाएगा, वो बन जाएगी R square over G M1 M2। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और इक्वेशन बन जाएगी K Q1 Q2 over G M1 M2। फिर आप ये कहेंगे कि चूंकि हमें गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों मैसेज इक्वल बताए गए हैं और उसकी वैल्यू कितनी बताई गई है 0.0100 किलोग्राम बताई गई है और दोनों चार्जेस भी इक्वल बताए गए हैं और उनकी वैल्यू 20 माइक्रोकूलम बताई गई है। हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा FE over FG is equal to K Q over G M या फिर K Q square over G M square। नेक्स्ट हम लिखेंगे by substituting the values we get FE over FG is equal to, हम ये बात जानते हैं कि जो कूलम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बन जाएंगी 9 into 10⁻⁹ और यूनिट्स क्या हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। इसके साथ जो G है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 6.673 into 10⁻⁻11 और इसके यूनिट्स क्या हैं, वो हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। साथ Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू कितनी है हर एक की, वो है 20 माइक्रोकूलम। उसकी जगह पे लिखा जाएगा 20.0 into 10⁻⁻6 कूलम और उसका स्क्वायर है। इसी तरीके से जो मैसेज की वैल्यू है वो कितनी है,
वो 0.01 किलोग्राम है, इस वजह से उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, 0.0100 किलोग्राम का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इस न्यूटन मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, ये किलोग्राम स्क्वायर के साथ है, ये इस किलोग्राम स्क्वायर से कट जाएगा, और ये कूलम भी स्क्वायर के साथ है, तो ये यहाँ पे इस कूलम स्क्वायर से कट जाएगा। क्योंकि फोर्सेस की रेशियो है इसलिए न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा और हमारा आंसर यूनिट लेस होगा। सो जो FE/FG है वो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या बनेगी, वो बनेगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 20.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -11 इंटू 0.0100 का स्क्वायर। आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो होगा 5.4 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 14, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि डिवाइडेड बाय 1 लिख दो। सो अगर आप FE/FG की फॉर्म में लिखोगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 14 रेशो 1। सो यहां से हम रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट होगा द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल forces between the given objects is FE/FG is equal to 5.4 into 10 to the raised power 14 रेशो 1। सो यहाँ पे ये रेशो हमें इस बात का सबूत दे रही है कि दोनों मैसेज के दरमियान में या दोनों चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत 5.4 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 14 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। सो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से किस कदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट वेक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन फिगर। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की। हमें दो चार्जेस गिवन हैं, जिसमें जो पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो है 1.0 माइक्रोकूलम। माइक्रो प्रीफिक्स है, आप उसकी जगह पे 10 की पावर -6 कूलम लिख देंगे। और जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही है, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव चार्ज है। तो उसकी वैल्यू -1.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -6 कूलम है। और जो चार्ज Q है जिसके ऊपर हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, उसका मैग्नीट्यूड 4.0 माइक्रोकूलम है, वो एक पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वैल्यू 4.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -6 कूलम लिखी जाएगी। हमसे जो बात पूछी गई है वो क्या है, वो है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q। क्योंकि वेक्टोरियली सॉल्व करने का उन्होंने कहा है, हम इस फोर्स को F नेट या फिर सिंपली F लिख लेते हैं। इसे हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस डायग्राम को प्रॉपरली और नीटली ड्रॉ करना है। सो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे इस जगह के ऊपर चार्ज बनाते हैं Q1। वैल्यूज चूंकि लिख चुका हूं इसलिए यहाँ पे वैल्यूज मैं वो वाली नहीं लिखूंगा। और यहां से एक सर्टन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के ऊपर दूसरा हमारा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q2, वो भी मैं गिवन डेटा में लिख चुका हूं। फिर उसके बाद यहां पे इस लाइन के बिल्कुल ही मिड पॉइंट से स्ट्रेट ऊपर की तरफ लाइन बनाई गई है
और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे वो चार्ज है जिसके ऊपर हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है, जिसका सिंबल Q है। और इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फासला है उसे ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और Q2 से जो फासला है वो भी यहाँ पे इस ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड है। अब ये दोनों ब्लू लाइंस इक्वल लेंथ की हैं और इनकी लेंथ 1.0 मीटर लिखी गई है इस तरह से, और ये जो रेड कलर की लाइन है इसकी लेंथ है 0.80 मीटर। और उसके बाद यहाँ पे इस जगह से लेके जो यहाँ तक का फासला है उसकी लेंथ भी लिखी गई है और वो है 0.60 मीटर। फिर यहाँ पे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की लेंथ भी उतनी ही है और वो है 0.60 मीटर। दो एंगल्स बनाए गए हैं, एक एंगल यहाँ पे है, मैं इसको θ1 कह लेता हूँ और इस वाले एंगल को θ2 कह लेता हूँ। और क्लियरली यहाँ पे θ1 और θ2 बराबर हैं, सो आप उनको सिंपली सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो चार्जेस Q1 और Q हैं उनके दरमियान में सिमिलर होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगी, और वो रिपल्सिव फोर्स मैं यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। सो ये है फोर्स F1, वेक्टर फॉर्म में बना रहा हूं। इसे अभी हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस फोर्स F1 को रिजॉल्व करूं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो डायग्राम कुछ इस किस्म की बनेगी, जिसमें यहां पे बनने वाला जो एंगल थीटा है वो वही होगा जो θ1 भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा F1y स्केलर फॉर्म के अंदर, और जो इसका ये वाला x कंपोनेंट है वो होगा F1x। और अगर एरोज डाल दूं तो एरोज इस तरफ यहाँ पे इस तरह से बनेंगे। उसकी वजह से F1 y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए j यूनिट वेक्टर लिख दिया जाएगा, और जो F1x है उसके साथ x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए I यूनिट वेक्टर लिख दिया जाएगा। इसके अलावा जो चार्जेस हैं Q और Q2 वो ऑपोजिट हैं, Q पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव चार्ज है, उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सो वो अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे इस पर्पल कलर की लाइन से कर रहा हूँ। सो ये वो फोर्स है जो कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसका नाम है F2 वेक्टर। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में बनेगा। इसके दरमियान में जो एंगल थीटा है वो वही है जो कि θ2 है या θ1 है, क्योंकि सभी बराबर हैं आपस में। हम ये बात जानते हैं कि जब भी इस तरह से कोई रेक्टेंगल बनी हुई हो और उसमें डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो उसके ये वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो उसी लॉजिक के तहत θ2 और θ बराबर हैं। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे इसका ये वाला कंपोनेंट ड्रॉ करूं जो कि वर्टिकल है, तो ये डाउनवर्ड होगा। इसे मैं लिखूंगा F2y, और अगर वेक्टर फॉर्म बनाना चाहूं तो साथ j यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस साइन ये बताएगा कि ये डाउनवर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, उसको मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर लिख रहा हूं, वो है F2x। और अगर यहाँ पे एरो हेड भी बताना है तो उसके लिए यहाँ पे प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए I हैट लिख रहा हूं। अब हमने यहाँ पे इसी तरीके से इन तमाम कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हमें वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करनी है, जो फर्स्ट ईयर में भी की थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मैं फोर्सेस F1 और F2 को फाइंड आउट कर लेता हूं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। हेडिंग लिखते हैं सॉल्यूशन की। हम कहेंगे सिंस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। आप K की जगह पे अगर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख लेंगे तो भी वही मतलब होगा। सो जो हमारी ये फोर्स है F1, ये किन दो चार्जेस के दरमियान में है, ये है चार्ज Q1 और चार्ज Q के दरमियान में, जिसके दरमियान में जो फासला है उसे मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसका स्क्वायर लेना है। सो ये है हमारा R1।
तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बन जाएंगी F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी है, वो है 1 माइक्रोकूलम, सो 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q की वैल्यू कितनी है, वो है 4.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फासला है वो कितना है, वो है R1 स्क्वायर या फिर 1.0 मीटर का स्क्वायर। अब क्या होगा कि यहाँ पे कूलम स्क्वायर इन दोनों कूलम से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो मीटर स्क्वायर है ये इस मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, आंसर न्यूटन्स में होगा। सो F1 का आंसर आता है, इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 36। 60 10 की पावर्स क्या आएंगी, 9 -6 -6। सो 9 -6 से जो आंसर आएगा वो होगा 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या फिर F1 इज इक्वल टू डेसिमल 3 पॉइंट पीछे ले आइए 0.036 न्यूटन, जिसमें डेसिमल को यहां से उठा के 3 प्लेसेस पीछे ले जा चुके हैं। सो अब आप यहां पे इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की रेजोल्यूशन कर दीजिए। सबसे पहले हमें इसके लिए एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम ये बात जानते हैं कि साइन थीटा किसी भी ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की रेशियो होती है, जबकि कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूस की रेशियो। टेंजेंट थीटा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब एंगल थीटा गिवन होता है तो उसके साथ वाली लेंथी लाइन हाइपोटेन्यूस, शॉर्ट लाइन बेस और सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हमारी ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये बेस है। एंगल एक ही दफा फाइंड करेंगे क्योंकि तमाम एंगल्स इक्वल हैं। तो जो साइन थीटा का आंसर होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर की लाइन है, ये होगी 0.80 मीटर, और ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूस की लाइन है, इसलिए इसका आंसर होगा 1.0 मीटर। सो जो साइन थीटा है उसका आंसर कितना होगा, वो होगा 0.80। सो ये साइन थीटा है। अगर आप कॉस थीटा से सॉल्व करना चाहेंगे तो जो बेस लाइन है वो 0.60 मीटर की है। सो 0.60 मीटर को आप हाइपोटेन्यूस 1 मीटर से डिवाइड कर देंगे, तो जो कॉस थीटा बनेगा वो कितना होगा, वो होगा 0.60 मीटर। और अगर आप टेंजेंट थीटा से सॉल्व करना चाहें तो परपेंडिकुलर लाइन 0.80 मीटर और जो बेस लाइन है वो 0.60 मीटर बनती है, जिसकी वजह से जो टेंजेंट थीटा है उसका आंसर 8/6 बनता है। फर्दर अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होगा, वो 4/3 बनेगा। अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए किसी भी एक एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 0.8 या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.60। ये मीटर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऊपर नीचे मीटर्स कट चुके हैं। और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3। किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, आपको एंगल मिल जाएगा। तो हमारा एंगल बनता है 53.13 डिग्री। कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मुझे इन दोनों एक्सप्रेशंस की डायरेक्टली जरूरत पड़ेगी इस जगह के ऊपर। तो ये जो हमने F1 कैलकुलेट किया है, आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लीजिए। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस तरह से बनेंगे, जो F1x है वो आएगा F1 कॉज ऑफ थीटा से, और जो F1y होगा वो बनेगा F1 साइन ऑफ थीटा से। तो बजाय अब मैं यहाँ पे थीटा 53.13 पुट करूं और फिर उसका कोसाइन लूं, और यहाँ पे थीटा 53.13 पुट करूं और फिर से साइन लूं, मैं क्यों ना डायरेक्टली यहाँ पे ये वाले साइन थीटा और कॉस थीटा यूज कर लूं। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली पता है कि चूंकि F1 0.036 न्यूटन है दोनों केसेस के अंदर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स में F1 की वैल्यू यही है, लेकिन कॉस थीटा 0.6 है और साइन थीटा 0.8 है। सो इनको मल्टीप्लाई करते हुए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इस जगह के ऊपर F1x और F1y को सॉल्व कर सकता हूं।
इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 0.0216 न्यूटन। और अगर मैं नीचे वाले एक्सप्रेशन में 0.8 से मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो आंसर क्या बनेगा? 0.0288 न्यूटन। तो ये मैंने F1 को फाइंड आउट किया है और उसके बाद उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए हैं। अब हम ये वाली फोर्स जो है F2 इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो जो F2 है उसका एक्सप्रेशन बनेगा K Q2Q, क्योंकि ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान में है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक्सप्रेशन बन जाएगा F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। Q2 की वैल्यू कितनी है? वो है -1.0 माइक्रो कूलम। और जो Q है जिसके ऊपर हमने चार्ज फाइंड करनी है उसकी वैल्यू है 4.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -6 कूलम, डिवाइडेड बाय इनके दरमियान में जो फासला है R2 वो भी कितना है? वो भी 1.0 मीटर ही है, जो यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये लिखा हुआ है। सो डिवाइडेड बाय 1.0 मीटर का होल स्क्वायर बनेगा। अब मीटर स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, इन दोनों कूलम से कट जाएंगे और आंसर न्यूटन्स में होगा। अब अगेन पहले की तरह का ही आंसर आएगा और आंसर होगा -0.036 न्यूटन। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली लिखूं तो जो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा वो क्या होगा? वो होगा 0.036 न्यूटन, जो कि एग्जैक्टली F1 के इक्वल है। नेगेटिव साइन मैं इसलिए यहां से हटा रहा हूं कि आगे मैंने वेक्टर एडिशन करनी है। मैंने यहां पे डायरेक्शन के लिए आई हैट और जे हैट प्लस आई हैट, और नेगेटिव साइन में इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि आगे मैंने वेक्टर एडिशन करनी है। डायरेक्शंस के लिए मैंने नेगेटिव पॉजिटिव साइंस नहीं लिखने, मैंने यूनिट वेक्टर्स आई हैट, जे हैट, माइनस आई हैट और माइनस जे हैट लिखने हैं। इस वजह से मैं F2 के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेता हूं। ये भी सेम वैसे ही बनेंगे, F2x और F2y, और ये बन जाएंगे F2 cos ऑफ थीटा 2, लेकिन सिर्फ थीटा लिख रहे हैं, तमाम एंगल्स बराबर हैं। और इसके अलावा F2 साइन ऑफ थीटा 2। सो पहले की तरह ये भी बनेगा 0.036 न्यूटन इंटू 0.6 और y कॉम्पोनेंट 0.036 न्यूटन इंटू 0.8। सो पहले वाले आंसर ही आ रहे हैं 0.0216 न्यूटन और 0.0288 न्यूटन। अब हम डायरेक्शंस के लिए कुछ डेटा अलाइन कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे F1x वेक्टर लिखने जा रहे हैं, फिर हम यहाँ पे F1y वेक्टर लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे F2x वेक्टर और F2y वेक्टर्स की वैल्यूज लिखेंगे। सो हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में जो मैग्नीट्यूड्स हैं फोर्सेस की वो कितने हैं? वो हैं x कंपोनेंट के लिए 0.0216 न्यूटन, दोनों ही बराबर हैं, और जो y कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं और उनकी वैल्यू कितनी है? 0.0288 न्यूटन। इस तरह से अब हमें वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर्स पुट करने हैं। हम ये बात डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो F1x और F2x हैं ये दोनों ही पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में हैं। इस वजह से आप दोनों x कंपोनेंट्स के साथ जो यूनिट वेक्टर पुट करेंगे वो क्या होगा? वो होगा प्लस आई हैट। जबकि जब हम यहाँ पे y कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो y कंपोनेंट्स में जो F1 है उसका y कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो F2y है उसका कंपोनेंट नेगेटिव y दैट मीन्स माइनस जे डायरेक्शन में है। इसलिए F1 के साथ यूनिट वेक्टर प्लस जे हैट, लेकिन F2y के लिए यूनिट वेक्टर माइनस जे हैट लिखा जाएगा। सो अब आप इन फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड कर लें। किस तरह से? कि अगर आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये पहला कंपोनेंट बनाते हैं जो है F1x, उसमें हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप ऐड कर देते हैं क्या? आप ऐड कर देते हैं इस तरीके से F2x। तो ये जो पहले के टेल से आखिरी के हेड तक मैग्नीट्यूड आ रहा है ये होगा हमारी रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट।
और उसके बाद जब आप यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो इस जगह के ऊपर इस डायरेक्शन में आएगा F1y और यहाँ पे इसके हेड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा F2y और पहले की टेल और आखिरी का हेड एक ही पॉइंट पे आएंगे, इसलिए जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट होगा वो नल वेक्टर के इक्वल होगा। तो यही काम हम करने जा रहे हैं कि अगर हम Fx वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें F1x और F2x को वेक्टोरियली ऐड करना है। सो ये बन जाएगा 0.0216 I न्यूटन प्लस 0.0216 I न्यूटन ऐड होके आंसर बन जाएगा 0.0432 I न्यूटन। और उसके बाद अगर आप Fy फाइंड आउट करना चाहें तो आपको दोनों y कंपोनेंट्स को वेक्टोरियली ऐड करना है। यहां पे प्लस लिख रहा हूं क्योंकि वेक्टर एडिशन के नतीजे में आंसर नल वेक्टर आने वाला है। अगर मैं स्केलर फॉर्म में ऐड कर रहा होता तो इस प्लस की जगह पे माइनस लिखा जाता। सो ये बन जाएगा 0.0288 J न्यूटन प्लस माइनस 0.0288 J न्यूटन। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नल वेक्टर। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर तो एडिशन हमने स्केलर फॉर्म में करनी होती तो यहाँ पे ये जो फोर्सेस ऐड हो रही हैं ये पाइथागोरियन थ्योरम से ऐड होती, दैट मींस F स्क्वायर Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर से बनता। लेकिन चूंकि हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स F है वो किस तरह से बनेगी? वो बनेगी Fx वेक्टर प्लस Fy वेक्टर। सो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Fx कितना है? वो है 0.0432 I न्यूटन प्लस नल वेक्टर। सो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो होगी 0.0432 I न्यूटन। यहां से हम कंक्लूजन लिख देते हैं। सो कंक्लूजन क्या बनेगी? द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on the charge Q is 0.0432 I न्यूटन। तो यहां तक हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।